अच्छा बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर 2 साइंस क्लास 10। और इस सैंपल पेपर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सैंपल पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर। इनको पढ़ना है और ये केस स्टडी के बेस पर क्वेश्चन बने हुए हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोनियम आयन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। तो अगर आपसे पूछा जाए पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल्स जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन को इंडिकेट करता है। और हाइड्रोजन आयन तभी एक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मींस H प्लस O2 दैट गिव्स H3O। और ये हमारा क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस ही हमारा पीएच स्केल बताता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर पीएच क्या है? 7 है, तो उसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। द वैल्यू इज लेस देन 7। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, किसमें? पीएच स्केल में, तो इट रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच नंबर 7 से कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। एज द पीएच वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 7 टू 14, it represent OH ion concentration in the solution, i.e. such that basic in nature। तो अगर pH हमारा 0 और ये 7 और ये 14, अगर pH 7 है तो इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, 7 से कम है तो एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पीएच की वैल्यू कम होती है लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता है। इसका मतलब जितना पीएच कम होगा उतना हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, उतना एसिडिक इन नेचर होगा। जैसे मान लो एक पीएच नंबर एक सोल्यूशन 1 है, एक पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज 5 है, तो विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो जिसका पीएच 1 है वो क्या होगा? मोर एसिडिक इन नेचर। जिसका पीएच 1 है उसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। लेस पीएच नंबर मीन मोर एसिडिक इन नेचर। मोर और जितना ज्यादा पीएच होगा जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? इसमें कम होगी। लेफ्ट से राइट की तरफ 7 से 14 तक अगर पीएच स्केल में रीडिंग 7 से 14 आती है तो क्या होता है? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और इसमें ज्यादातर क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बहुत कम, ना के बराबर। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा उतनी ही उसकी बेसिडिटी, उतना ही उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ये 8 है और ये क्या है? 13। तो विच इज मोर बेसिक इन नेचर? जो पीएच ज्यादा है उसका बेसिक इन नेचर ज्यादा हो, वो ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। पीएच 13 है हाई बेसिक इन नेचर, इसका मतलब ओएच आयन 13 पीएच वाले में ज्यादा होंगे। ह्यूमन बॉडी, पहला क्वेश्चन मूव करते हैं। ह्यूमन बॉडी वर्क विद द पीएच रेंज। ह्यूमन बॉडी कितने पीएच पर काम करते हैं? 7 से 7.8 तक में। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ कौन बताता है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। और बेस किसकी कौन बताता है बेस की स्ट्रेंथ को? OH आयन। इसका मतलब एसिड के कंसंट्रेशन को H आयन बताते हैं, बेस की कंसंट्रेशन को OH आयन बताते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ H आयन प्रोड्यूस, यस। नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस, यस। तो इसका मतलब बहुत आएगा, ए एंड सी। अ सॉल्यूशन इज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? रेड चेंज इनटू ब्लू, कौन? बेस। और बेस का पीएच क्या होता है? 7 से 14 के बीच में। और इसमें मतलब इसमें क्या होते हैं? OH आयन। रेड को ब्लू में बेस करता है, चेंज करता है, जो किस नेचर का, किसमें कौन से आयन होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। और जिसका पीएच 7 से 14 होता है। और ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता, कौन सा सोल्यूशन कन्वर्ट करता है? एसिडिक इन नेचर वाला। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। और ये क्या होता है? 1 to 7। और 7 वाला जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है। ना रेड को ब्लू में चेंज होता है, ना ब्लू रेड में होता है, वैसे का वैसे ही रहता है। तो रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? बेस। तो पीएच क्या होना चाहिए? 1 से लेके 7 से 14। तो क्या आंसर है? डी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टूथ डिके, दांतों का सड़ना स्टार्ट कब होता है? जब हमारे
व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ, मुंह का जो पीएच है, मींस जो पीएच नंबर है माउथ का वो क्या होना चाहिए, 5.5 से अगर कम हो जाता है तो हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा है द हायर हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेंगे, अगर H प्लस में अगर हम वाटर मिला दें, हाइड्रोजन आयन में अगर हम वाटर मिला दें तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन। तो हाइड्रोनियम आयन will form when hydrogen ion react with water, mean aqueous solution of hydrogen ion। जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे पीएच नंबर उतना कम होगा, और पीएच नंबर जितना कम होगा उतना मोर एसिडिक इन नेचर होगा, मीन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन हायर है तो पीएच क्या होता है, कम होता है। रीड द नेक्स्ट हमारा केस स्टडी, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मीन्स हमारे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों आसपास आएंगे, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों आसपास आएंगे, दोनों लाइक हैं, लाइक चार्ज हमेशा क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को आपस में लाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी भी फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर मेटेलिक वायर में किसी भी मेटल के अंदर जो कंडक्टिंग मेटेलिक वायर मींस विच अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर जो मेटल वायर का बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो करंट को पास करता है, अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्ट मीन टू कंडक्ट, मीन्स इट में कंडक्ट हीट, इट में कंडक्ट चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। चाहे वो हीट को पास करने दे, चाहे वो चार्ज को फ्लो होने दे। ग्रेविटी डज नॉट प्ले एनी रोल, इसका मतलब जब किसी भी वायर में, किसी भी मेटेलिक वायर में अगर चार्ज फ्लो होंगे तो उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो तभी फ्लो होंगे जब दो टर्मिनल के बीच में प्रेशर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, difference, electric potential difference mean potential difference, the amount of work done to bring a charge from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में एक चार्ज को जितना वर्क डन किया उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, क्या होती है, वोल्ट, और इसको लिखते हैं वी से। The difference of the potential may be produced by battery consist one or more electric cell। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा दो टर्मिनल के बीच में क्रिएट होता है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन जनरेट करता है, बैटरी। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। तो इसका मतलब बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेल, जबकि सेल भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। द केमिकल एक्शन with a cell generate the potential difference across the terminal of the cell। इसका मतलब जब केमिकल एक्शन रिएक्शन होगा तो जो सेल है वो जनरेट करेगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। इसका मतलब अक्रॉस द टर्मिनल जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, एक तरफ प्रेशर ज्यादा और एक तरफ प्रेशर कम, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, वो तभी पॉसिबल होगा इवन नो करंट फ्लो, ताकि उस सेल के अंदर चाहे करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन मोशन, कंडक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। वही जब चार्ज फ्लो होगा तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को हम लिखते हैं, करंट को आई लिखते हैं, इसका मतलब क्यू अपॉन में टी। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्यू चार्ज और टी टाइम, आई इज करंट। तो इसका मतलब कूलाम पर सेकेंड, दिस इज द करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसका मतलब चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जब चार्ज मूव होंगे इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में तो इट दैट मीन करंट इज फ्लो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी क्वेश्चन, जो चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डब्ल्यू अपॉन में Q एंड द आंसर इज A। एंड नाउ कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस V इज कांस्टेंट, V क्या हमारे पास कांस्टेंट है,
तो रेसिस्टेंस इन द सर्किट, रेसिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ, रेसिस्टेंस इज हाफ, तो अगर रेसिस्टेंस हाफ कर दिया तो करंट क्या होगा, तो हमें पता है ओम लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, एंड दैट मीन I इज इक्वल टू ये R मल्टीप्लाई है, जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड V अपॉन में R। तो इसका मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब रेसिस्टेंस और ये करंट, मोर रेसिस्टेंस लेस करंट, लेस रेसिस्टेंस मोर करंट, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब रेसिस्टेंस क्या कर दिया, आधा कर दिया, रेसिस्टेंस क्या कर दिया, आधा। इफ द रेसिस्टेंस इज हाफ द करंट इज डबल, तो आंसर क्या है इसका, डी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टेंस, इस 3 ओम रेसिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम में होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 3 में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 6 में होगा, इसका मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेसिस्टेंस, पहले टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा, तो हमारे पास R1 इज इक्वल टू 4 ओम और R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 6 ओम। R2 और R3 दोनों किसमें, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में। तो पहले निकालेंगे 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 6, इसके क्या ले लेंगे, एलसीएम, 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6, एलसीएम लेके आ गया, तो ये कट गया आपका 1/2। तो 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो RP इज इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 3 और 6 जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इनका टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2। लेकिन ये जो 4 ओम है, दिस इज 4 ओम, 4 ओम और इन दोनों का रिजल्टेंट 2 ओम, दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। तो दैट मीन इट इज 4 ओम, ये 4 ओम है, और ये कितना है, 2 ओम, कितना है, 2 ओम, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये V1 और ये V2, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ये है। तो टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम प्लस में 2 ओम इज इक्वल टू 6 ओम आ गया। तो टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का 6 ओम है। तो आई ऑफ द सर्किट, करंट कितना होगा, मींस करंट सर्किट का V अपॉन में R, और V कितना है 3 और R कितना है 6, तो इसका मतलब 1/2। तो करंट सर्किट में कितना हो गया, 1/2 एम्पियर। लेकिन उसने क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, जो 3 में कितना होगा, जो 3 में होगा वही किसमें होगा, 6 में, और जो 3 में जो 6 में होगा इसका मतलब वही दोनों में होगा, और दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना आया, 2 ओम आया, कितना आया, 2 ओम। तो निकाल दीजिए V पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, अक्रॉस 3 ओम, अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू आई आर, और करंट का कितना, इन जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इन दोनों में। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, व्हाट इज आई, आई करंट में कितना है, करंट यहाँ पर कितना है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, तो करंट इसमें यहाँ पर आएगा, तो आर टोटल रेसिस्टेंस का सर्किट कितना है 6, तो क्या आएगा 6 और 3 का रेसिस्टेंस हो गया 2, कितना हो गया 2 आ गया। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 1 ओम वोल्ट, 1 वोल्ट। तो आंसर इज डी, आंसर कितना है इसका, डी है। द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अदर नेम क्या है, वोल्टेज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट है, वो नेम किसके ऊपर, अलेजेंड्रा वोल्टा, इसके बेस पर उसका नाम डला। सेक्शन बी का हमारे क्वेश्चन है, व्हाट आर विलीज, विलेज क्या होते हैं, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो बहुत पतले पतले स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, जो क्या करते हैं, प्रेजेंट कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में, कौन से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या करती है, साइज क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा,
means they are the teeny like structure which increase the surface area to absorb the more and more food. Why breathing rate increase after vigorous फिजिकल एक्सरसाइज? जब हम कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेने का जो रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका कारण, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में। हमारी बॉडी रिलीज करती है एनर्जी कब, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और रिलीज करता है एनर्जी। तो इट मीन हमारी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया। ऑक्सीजन जब यूटिलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो सेल है, सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है, हमारे को ऑक्सीजन क्या चाहिए होती है, ज्यादा मात्रा में इमीडिएटली चाहिए होती है। और ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन क्या होती है, लीव्स इनसाइड द, मूव्स इनसाइड द सेल। तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उस ऑक्सीजन को पूरे करने के लिए हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। इसीलिए क्या ना, एक्सरसाइज के दौरान जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ज्यादा दौड़ते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ड्यूरिंग वेगोरियस एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो इसीलिए जब हमारे इंक्रीजिंग द, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम अपने ब्रीथिंग रेट को बढ़ाते हैं और ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। वाई इट इज टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, ये क्या हमारा प्योर ब्लड, pure blood mean contain more oxygen, or deoxygenated mean impure blood, impure blood mean contain more carbon dioxide। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैमल्स और बर्ड्स में क्यों अलग किया जाता है? क्योंकि हार्ट, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, चार, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर में फ्लो होता है और डीऑक्सीजनेटेड दूसरे ब्लड में। जो हमारा हार्ट जगह जो लेफ्ट चैम्बर है उसमें हमारा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्या ब्लड, कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। और राइट चैम्बर जिसमें दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल्स, दो पार्ट होते हैं, उनमें हम, उनमें जो ब्लड फ्लो होता है उस हार्ट के वाले राइट वाले चैम्बर में, वो डीऑक्सीजनेटेड मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। और इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों, प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं हो पाए, इसलिए उनको अलग अलग रखते हैं। अब अलग अलग होता क्यों है, सेपरेट क्यों होता है, क्यों? क्योंकि ताकि बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो क्या होगी, शरीर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ज्यादा ज्यादा एनर्जी क्यों मिलेगी? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा। एंड टू गेट मोर एंड मोर एनर्जी, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाता है, और जिससे कांस्टेंट, जिससे अपनी बॉडी टेम्परेचर और जिससे एफिशिएंट वर्क हो सके बाय मैमल्स और द बर्ड। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग किया जाता है, अलग फ्लो होते हैं। द हार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लेफ्ट साइड हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो रेड, जो हार्ट के अंदर जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है, और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड। सेपरेशन ऑफ ब्लड अलाउ द हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। जो सेपरेशन ऑफ ब्लड फ्लो अलाउ है, ब्लड प्योर और इम्प्योर का जो सेपरेशन है, अगर वो अलग फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा मात्रा में जा रही है। और इट इज एसेंशियल फॉर द, वो किसके लिए जरूरत है, एनिमल जिनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है और जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग किया, सेपरेट फ्लो होने दिया जाता है। Why does the atom of an element react with other atom to form the molecule? अब एक एटम है H, मान लो एक एटम Na, और ये क्या है Cl, एक एटम Na और दूसरा एटम H। एक और देखते हैं, ये H और ये H दोनों, इसका मतलब Na एक, ये आ गया, और इसमें कितने हैं, सात, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा,
क्यों? क्योंकि अपने आप को स्टेबल होने के लिए। इसका मतलब Na में 2 और ये क्या है 8 और ये क्या है 1। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। लूज करते ही इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में और इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। क्यों लूज किया? क्यों इसने उसके साथ क्लोरीन के साथ किया? क्योंकि उसको क्या बनाना है? अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है। स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होता है? जुड़ता है। क्यों? ताकि अपने आप मजबूत हो सके, अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, अपने सेल को पूरा भर सके। अब जैसे इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो एक और एक दो आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? H2 मॉलिक्यूल। और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो। और दो होने का मतलब क्या है? इनके सेल क्या हो गए? पूरे हो गए। इसीलिए एलिमेंट एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से जुड़कर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई। ए का पीएच 4, बी का पीएच 1, 11, सी का पीएच 11, डी का पीएच 7, 9 का पीएच और ई का पीएच 7। अब जो 1 से लेके 7 तक एसिडिक होते हैं, ये क्या है? एसिडिक। कौन सा एसिड? ये एसिडिक। एसिडिक, इसका मतलब एसिड हो गया। 1 ये भी एसिड है, लेकिन 1 और 4 में विच इज मोर एसिड? ये ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब मोर एसिडिक, हाई क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। मोर एसिड मीन स्ट्रॉन्ग। और ये कौन सा है? वीक एसिड। 7 से 14 क्या होता है? बेस। ये भी बेस है, ये भी बेस है। नहीं, ये न्यूट्रल। 7 वाला न्यूट्रल और 9 वाला बेस। हमारे पास ये दो बेस है, एक 11 और एक 7। बेस, इस बेस का पीएच 11 है, इस बेस का पीएच 9 है। जितना ज्यादा पीएच होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, मोर हाइड्रोजन आयन। ये भी हाइड्रोजन आयन। और ये क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? ये वीक। ये न्यूट्रल है, मींस दोनों की कंसेंट्रेशन H और OH की कंसेंट्रेशन सेम रहती है और इसका पीएच 7 होता है। मोर एसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग। मोर एसिडिक मीन स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड मीन हाइड्रोजन आयन कम, हाइड्रोजन आयन कम। इसका मतलब इसमें H ज्यादा होंगे, H प्लस आयन, और इसमें H प्लस आयन कम होंगे। इसका मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन सा हमारा? डी। इसका मतलब न्यूट्रल इज डी। न्यूट्रल डी, जिसका पीएच कितना है? 7। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होते हैं? एल्कलाइन आर दोज बेस विच आर कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। जो बेस पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कलाइन। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीन्स 11 मीन्स सी। सी और पीएच नंबर इज 1। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीन्स बी। बी और जिसका पीएच 1। वीक एसिड 4। ए मीन्स 4। वीक एल्कलाइन, वीक एल्कलाइन कौन सा है? ई, जिसका पीएच है 9। अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जिसमें ज्यादा है उसको सबसे लास्ट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन छोटे से बड़ा। जिसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम है वो पहले। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अगर मान लो ये सेट करें तो ये आ गया। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन होंगे। मींस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते क्रम में लिखनी है, पहले कम फिर ज्यादा फिर उससे ज्यादा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी। इसका मतलब सी आ गया। सी से ज्यादा किसमें? सी हो गया। सी से ज्यादा किसमें? 9 मींस ई। फिर 7 मींस डी। फिर 4 मींस ए।